क्या पूछा है? इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है, पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल is equal to change in potential energy equal to minus of work done by electrostatic force is equal to PE cos theta dash minus cos of theta। ये बात हम सारी जानते हैं। तो अपने को ये चीज चाहिए, यही आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to PE, माइनस को इस तरफ ले जा रहा हूँ तो हो जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा डैश। ठीक है, माइनस इस तरफ आ गया, ऐसा हो गया। अब cos थीटा जो होता है वो फाइनल वाला होता है। तो फाइनल वाला एंगल मैं यहाँ पे 37 लूंगा या 180 माइनस 37 लूंगा, ये बताओ। एंगल 37 लूं या 180 माइनस 37 लूं? 180 माइनस 37। बिल्कुल ठीक बात है। तो थीटा जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 37। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे थे आपने कॉस थीटा या साइन थीटा में जो थीटा लिया था वो लिया था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस डाइपोल वेक्टर। तो ये पूरा एंगल बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ध्यान लेना है कि 180 माइनस 37 और इससे थीटा जो डैश इनिशियल वाला था वो है 53 डिग्री। उसमें कोई चेंजेस वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, वेक्टर ऐसा है, दिस एंगल इज 53 गिवन। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा पीई cos पाई माइनस 37 डिग्रीज माइनस cos 53 डिग्रीज। 180 इज पाई, वो लिख लिया मैंने। और हम जानते हैं cos पाई माइनस थीटा कितना आएगा? पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ कहीं बात बन रही है, पाई माइनस थीटा। जब पाई है तो चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो cos का cos रहेगा। और क्योंकि जहां पे है वहां cos नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस cos थीटा, माइनस cos 37 माइनस cos 53। ये आपके आंसर आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेशन से रिलेट किया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है, दो चार्जेस इसके हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है माइनस क्यू मास m का, पॉजिटिव क्यू इसका भी मास m है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है E इस तरीके से, और ये एंगल आपको दे रखा है 53 डिग्रीज इस टाइम पे। आपसे बोला गया कि यहाँ इसे रखा हुआ है, इसे रिलीज किया गया, रिलीज्ड, दिस डायपोल इज रिलीज्ड इन दिस पोजीशन। पूछा फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ डायपोल when it crosses the main position, when it crosses the main position। ये आपका क्वेश्चन है, when it crosses the main position। अब देखिए क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में एंगल थीटा है तो इस पे एक टॉर्क लगने वाला है, और टॉर्क लगता है P क्रॉस E के बराबर। जैसे यहाँ बोला जा सकता है PE साइन थीटा मैग्नीट्यूड में, ये टॉर्क इस पे लगेगा और वो इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा कुछ देर बाद, ये डायपोल कुछ देर बाद ऐसे बन जाएगा। और क्योंकि ये घूम रहा है लगातार तो इस समय इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। तो आपसे यही पूछा गया कि जब ये क्रॉस करता है इसकी मेन पोजीशन मतलब इसे, तब बताइए इसका एंगुलर स्पीड कितनी होगी, इस टाइम पे इसका ओमेगा कितना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। मैं इसको डायग्राम में बना देता हूँ कि ये कुछ टाइम बाद बन जाएगा ऐसा, इस टाइम पे पूछा गया आपका इससे ओमेगा कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको फिर से। यहाँ दो बातें हैं कि टॉर्क जो है वो है PE साइन थीटा, लेकिन जैसे जैसे ये मूव करेगा, मान लीजिए किसी इस पोजीशन पे आएगा तो थीटा कुछ और है, फिर जब ये और मूव करेगा तो थीटा और चेंज हो गया, जब यहाँ जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये मूव कर रहा है टॉर्क की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है।
इसका मतलब टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। अगर अल्फा आप यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इससे आप अपना आंसर नहीं बता पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? करने का तरीका फिर से वही जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मिलेगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोजीशन ये है, ये फाइनल पोजीशन है इसकी। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमने बात करी है कि जब एक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है एट एन एंगल थीटा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस पी डॉट ई के बराबर, या पी ई कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो है माइनस पी ई कॉस 53 डिग्रीज। दिस इज द इनिशियल एनर्जी, 53 के हिसाब से यहाँ लिख लिया हमने। काइनेटिक एनर्जी, इसको जस्ट रिलीज किया है, रिलीज किया मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। फाइनली जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा तो अब एंगल हो गया थीटा 0 डिग्री, और हम जानते हैं u इक्वल टू हो जाता है माइनस पी, क्योंकि cos 0 होता है 1। तो इनिशियल सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन विल बी माइनस पी। तो माइनस पी इज द पोटेंशियल एनर्जी, थीटा 0 हो गया। प्लस काइनेटिक एनर्जी, जब कोई घूम रहा है रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी है आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos 53 इज 3/5, तो यहाँ से आएगा माइनस 3/5 पीई इज इक्वल टू माइनस पीई प्लस हाफ आई। आई कैसे लिखा जाएगा? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाए? तो दो पार्टिकल्स इस तरीके से रखे हुए हैं और ये इसके अबाउट घूम रहे हैं, यहाँ के अबाउट ये लगातार घूम रहे हैं। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और ये डिस्टेंस भी लेट्स से a है, ये डिस्टेंस भी a है। इसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा? हम जानते हैं कि पॉइंट मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम ए स्क्वायर, या जो भी डिस्टेंस है उस एक्सिस से वो। तो एम ए स्क्वायर यहाँ पे एक के लिए हो गया, दूसरे के लिए भी होगा एम ए स्क्वायर। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स एम ए स्क्वायर। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। आई लिख लिया 2m स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो बाकी चीजों को अपन इस तरफ ले आते हैं। तो पीई माइनस 3/5 पीई बचेगा 2/5 पीई। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इस तरफ, यहाँ पे एम ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आएगा एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। फाइनल आंसर जो आपको ओमेगा का मिलेगा वो मिलेगा √2/5 पीई बाय एम इंटू ए। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ओमेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। जेई में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, और सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा इसका कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या क्या हो गए? पहली बात तो इस पर टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। दूसरी बात, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है एक डाइपोल की। तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो गया रोटेशन के केस में वो। चौथा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली। और पांचवा, आई निकालने का तरीका। इतने बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिला के आप फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। सो यस, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जेई में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ओके तो यहाँ तक आपका डाइपोल वाला पूरा हिसाब किताब पूरा होता है। अब अपन जो बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, वो बात करेंगे कि एक कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जस्ट आउटसाइड, और उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें कि अगर एक कंडक्टर की अर्थिंग कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, या आप दो कंडक्टर्स लाके उनको टच कराएं तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम उसमें करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपन कर ही लेते हैं अभी। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है ऐसा कि यहाँ पे एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r दे रखी है, इस पे चार्ज है q। यहाँ पे एक बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस है 2r, और इस पे ये है अभी न्यूट्रल। अभी क्या है? न्यूट्रल, कोई चार्ज इस पे अभी नहीं है। आपने क्या किया? इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया।
कैसे कनेक्ट किया? पहले आपने कुछ देर के लिए इस स्विच को क्लोज किया, फिर से स्विच को ओपन कर दिया, ठीक है। स्विच क्लोज्ड for some time, then again opened, ठीक है, ऐसा हो गया। तो बेसिकली बात क्या हो गई कि आपने इन दोनों को पहले कॉन्टेक्ट में रखा, फिर इनको कॉन्टेक्ट से वापस हटा दिया। ये यहाँ का सिस्टम आपको बता रखा है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए फाइनली इन दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा। कैलकुलेट फाइनल चार्ज on both the spheres, on both the spheres। और ये दोनों कंडक्टर है, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स है। ये दोनों कैसे हैं? कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग स्फीयर्स है, मतलब चार्ज फ्लो करेगा, ऐसा हिसाब यहाँ पे मान सकते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं दोनों, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे, इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है? इसको पूछेगा कि आप इन दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आए इस तरीके से और फिर अलग अलग करके रख दिया। बेसिकली इन दोनों में चार्ज फ्लो करवाना है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से करो, वायर बना के करो, कैसे भी करो। जब चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज कब तक फ्लो होगा? ये बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाया था वाटर लेवल के थ्रू। मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा सा टैंक है, उसमें बहुत सारा पानी है, उसके पैरेलल आपने एक छोटा सा पतला सा पाइप उसके उसी हाइट का खड़ा कर दिया साथ में। तो आप ये आराम से देख सकते हैं कि जितना पानी उस टैंक के अंदर होगा उसी हाइट तक पानी उस पतली ट्यूब में भी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में पानी की क्वांटिटी सेम हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में हाइट सेम रही। वो हाइट यहाँ पोटेंशियल का काम है, वो हाइट जो है यहाँ पोटेंशियल है। तो इन दोनों को जो आपने टच किया तो इन दोनों में चार्जेस इक्वल नहीं होंगे, इन दोनों का पोटेंशियल फाइनली इक्वल हो जाएगा। तो ये अपने को देखना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? their final potential should be equal, their final potential should be equal। अब पोटेंशियल आप मान सकते हैं कैसे? ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की लार्ज डिस्टेंस है, प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस क्यों कह रहा हूं? ताकि एक दूसरे पे कोई फर्क ना आए पोटेंशियल का। हम जानते हैं ना कि एक स्फीयर के जैसे पोटेंशियल बाहर की तरफ भी होता है, बाहर के किसी पॉइंट पे भी, तो एक का दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस ना आए, इसलिए मैंने लिखा कि दोनों लार्ज डिस्टेंस पे हैं, अपने अपने पोटेंशियल को, इसको अपने को चेक करना है। तो ठीक है, फाइनली अगर ये R वाला है, इस पे चार्ज आ गया Q1, ये जो 2R वाला है इस पे चार्ज आ गया Q2, और हम जानते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ये सब पता है ना अपने को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज जितना है वो यहाँ पे सेम रहने वाला है, मतलब जो टोटल इनिशियल चार्ज था, कितना था पहले इनिशियल चार्ज? Q। तो ये जो Q1 और Q2 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो कहाँ से हुए होंगे? टोटल चार्ज Q से ही डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। एक तो ये क्वेश्चन अपने पास है। अब दूसरी बात, इसका जो सरफेस का पोटेंशियल है V एट द सरफेस, इसको मैं V1 बोलता हूं, और इसका जो सरफेस का पोटेंशियल है इसको मैं V2 बोलता हूं। तो दिस V1 शुड बी इक्वल टू V2, पोटेंशियल इन दोनों का सेम होना चाहिए। और हम जानते हैं कि स्फीयर के केस में जब सरफेस का पोटेंशियल लिखा जाता है, अगर इस पे चार्ज Q है तो इसके सरफेस का पोटेंशियल इज गिवन बाय KQ/R। अगर याद नहीं है तो आप पोटेंशियल वाले फॉर्मूलाज में इसको फिर से चेक कर सकते हैं। KQ/R इज दी सॉरी R जो है यहाँ पे रेडियस आ जाएगी, तो ये इसका होता है सरफेस का पोटेंशियल KQ/R। तो उनको अपन यहाँ पुट करते हैं। V1 जब लिखूंगा चार्ज है Q1, रेडियस है R। इधर जब लिखूंगा तो लिखूंगा Q2/2R, रेडियस कितनी है वहां पे? 2R सेकंड स्फीयर की। तो इन दोनों को इक्वल करना है, यहाँ से अपने पास Q1 और Q2 का रिलेशन आ गया, Q1 इज इक्वल टू Q2/2। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, अपने को फाइनल आंसर मिल जाएंगे। तो Q1 की जगह डाला, देखो Q2/2 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q।